अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही है, दूसरी तरफ लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की किल्लत। इन सब हालात का जिम्मेदार कौन? कोरोना पिछले साल जब आया था उसके बाद ये बातें भी उठी थी कि दूसरी लहर जो आने वाली है काफ़ी ख़तरनाक है, तो इस बार इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इस बात को लेकर आज हम बात करेंगे दरियापुर के एमएलए गियासुद्दीन शेख साहब से। तो गियासु भाई, आपका इस्तकबाल है। गियासु भाई, ये फिलहाल जो माहौल चल रहा है इसमें राज्य सरकार जो है वो कितनी जिम्मेदार है? इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हुई है। मैं आपको कहूं कि सितंबर महीने में मैंने गुजरात हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी और उस पीआईएल में मैंने ये आशंका बताई थी कि जो गुजरात में स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन होने जा रही है वो होने से पूरे गुजरात में संक्रमण बहुत बढ़ने का खतरा है। बराए करम इस चुनाव को रोका जाए। उसके पीछे का तर्क रखते हुए मैंने पीआईएल में कहा था कि 3,12,000 से ज़्यादा कर्मचारी चुनाव करवाने में हिस्सा लेंगे, हज़ारों कैंडिडेट उसमें नॉमिनेशन फाइल करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और लाखों करोड़ों मतदाता उसमें मतदान करेंगे। जब से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी वहाँ से लेकर के चुनाव के रिजल्ट आएंगे वहाँ तक लोग जो है वो बिना खौफ के रोक टोक के बाहर आएंगे। उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अगर चुनाव डिक्लेयर होता है तो चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो तमाम के तमाम लोग रोड पर आएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी थी सरकार की कि सरकार इस चुनावों को टाल सकती थी। जब मैंने हाईकोर्ट में पीआईएल की, इलेक्शन कमीशन में भी पत्र लिखा, इन्होंने सिर्फ चुनाव को 3 महीने के लिए टाला। अगर मैं मानता हूं कि जो मेरी डिमांड थी उस मुताबिक इस चुनाव को टाल दिया होता तो आज ये गुजरात की इतनी भयावह परिस्थिति नहीं होती। हमने देखा कि नमस्ते ट्रंप जब आया उस वक्त में जिस तरीके से गुजरात के अंदर कोरोना की महामारी फैली, उससे भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो महामारी को मुस्लिम समाज पे थोपने की एक जो थी निंदनीय कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनकी संकुचित विचारधारा के लोगों ने की। लेकिन उससे भी नहीं समझते हुए कि जब सितंबर महीने में एक विधायक हाईकोर्ट में पीआईएल करता है और ये कहता है कि चुनावों को रोको, गुजरात में ये महामारी बहुत मुश्किल से काबू में आई है, अगर चुनाव होंगे तो गुजरात फिर से वुहान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर एक धारासभ्य की मेरी बात को माना होता तो मैं मानता हूँ कि आज गुजरात में ये स्थिति नहीं हुई होती। वो पीआईएल के अंदर ये सब मुद्दे लिखे हुए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सरकार को बस चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, लोग जिए या लोग मरें उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने पीआईएल की उस वक्त में 3 महीने के लिए इन्होंने सिर्फ चुनाव को रोका। मेरी बात ये थी उसमें कि जब तक संक्रमण बिल्कुल काबू में नहीं आ जाता है, महामारी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो जाती है, वहाँ तक के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार चाहती तो 6 महीने चुनाव रोक सकती थी और उसके आगे भी चुनाव, ऐसी जो परिस्थिति होती है कटोकटी जैसी, उस वक्त में चुनाव रोकने का सरकार का अधिकार रहता है। चुनाव इलेक्शन कमीशन को कह सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। वो जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से सरकार जिस तरीके से बोलती है इस तरीके से चुनाव कमीशन जो है काम करता है। और उसके बाद भी हमने देखा कि जब WHO ने भी कहा कि दूसरी जो वेव है वो आ सकती है, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसकी तैयारी नहीं की। मैं ये मानता हूँ कि गुजरात में जो कोरोना की महामारी को फैलाने के लिए अगर सुपर स्प्रेडर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता CR पाटिल, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री और इनके तमाम के तमाम कार्यकर्ता हैं। इन्होंने उससे भी धड़ा न लेते हुए कोई तैयारी नहीं की। उसके बावजूद इन्होंने जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 65,000 लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पर मैच को खेल लगाया गया और वहाँ पर गुजरात राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा खुद वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रहे थे। यानी ऐसा लगता था कि कोरोना की महामारी को फैलाने के लिए वो उसको बल दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। उस वक्त में भी मैंने उसका विरोध किया। जब मैंने उसका विरोध किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने लेटर लिखे हाईकोर्ट में। उस वक्त में तात्कालिक उसी दिन इन्होंने चुना, उस वक्त में इन्होंने इस मैचों को उसी दिन सेम डे उन्होंने उस दिन वहाँ पे उसको रोका और ये कहा कि अब प्रेक्षकों के बगैर मैच होगी। लेकिन जब हम बात को रखते हैं का जब एक विधायक को पता चल सकता है तो सरकार को क्यों नहीं पता चल सकता? उसके बाद भी गांधीनगर के चुनाव चालू थे, नामदार हाईकोर्ट में भी मैंने उसमें भी CA फाइल की। मैंने कहा कि गांधीनगर के चुनावों को रोको, अगर तुम चुनाव को नहीं रोकोगे तो जिस तरीके से गुजरात में महामारी फैली है
इस तरीके से गांधीनगर भी बिल्कुल दूसरा हुआन बन जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, लेकिन जब ये लोगों को जब बाद में पता चला कि गुजरात में जो महामारी इतने ज़बरदस्त तरीके से फैल गई है, उस वक्त मजबूरन मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखना पड़ा और उस चुनाव को रोकना पड़ा। यानी सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया, सरकार की चुनाव और राजनीति करने की जो इनकी एक महत्वाकांक्षा है, लोगों की जान के बदले उन्होंने हमेशा अपने सियासी फायदे को देखने की कोशिश की। उसका नतीजा ये है कि आज गुजरात के अंदर महामारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैली है। अच्छा ज्ञानशक्ति, मैं आपसे एक सवाल और करूँ, खासकर कि आप कई बार आवेदन करते हैं लेकिन उसकी सुनवाई कुछ नहीं होती, आखिरकार आपको जो है वो हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, इस पर आपका क्या? विरोध पक्ष के लोगों का काम ये है कि हम सरकार में तो है नहीं, सरकार तो हम चला नहीं रहे, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम रजूआत कर सकते हैं, हमारी बात को रख सकते हैं। सरकार को कम से कम ऐसी महामारी में राज्य के मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक विधायक जब अगर कोई बात करता है, वो जिम्मेदारी से बात करता है, उस बात को मानना चाहिए। जब हमको लगता है कि सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है, उस वक्त में ही हमको नामदार हाईकोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैं कहूँ कि पहले भी चुनाव रोकने के लिए स्थानीय चौरा जी की मैं हाईकोर्ट में गया, उसके बाद अभी भी मैच को रुकवाने के लिए, उसके बाद में गांधीनगर को चुनाव को रुकवाने के लिए, और उसके साथ साथ जो अभी हमने जो सीए लेटेस्ट जो फाइल की हमने, वो हमारी सीए ये थी कि गुजरात के अंदर 50% जो बेड हैं वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रिजर्व करने चाहिए। आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना में कोविड की सारवार का समावेश करना चाहिए और कोविड के गरीब दर्दियों को उसमें सारवार मिलनी चाहिए। तीसरा कि जब आप DRDO हॉस्पिटल चालू कर रहे हो, आप धन्वंतरी हॉस्पिटल चालू कर रहे हो, तो आप VS हॉस्पिटल को क्यों नहीं चालू करते? लेकिन लोग ये जो है राजहट वाले लोग हैं, ये बहुत ही संकुचित विचारधारा के लोग हैं। इनको बस एक मर्तबा जब इनके मन से जो बात निकल गई, उसके अंदर ये कभी भी प्रजा हित में सोचते नहीं हैं। आज जब 100 एम्बुलेंस की लाइन सिविल में लगती हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगती हो, तो अगर VS हॉस्पिटल के 1500 बेड शुरू हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लोगों को ही फायदा होने वाला है, लोगों को ही परेशानी में से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन ये लोग हमेशा सियासी मकसद को बल लाने के लिए अपने एजेंडा पे काम करते हैं। इस वजह से मुझे CA फाइल करनी पड़ी। और CA जब जिस दिन मैंने फाइल की कि 50% बेड जो है वो आप गुजरात के लोगों के लिए तमाम खानगी हॉस्पिटलों के अंदर रिजर्व करो, ये सरकार ने उसी दिन अहमदाबाद के 20% बेड जो है सिटी के खानगी हॉस्पिटल के उसको रिजर्व किया। हमारी डिमांड सिर्फ अहमदाबाद की नहीं है, हमारी डिमांड पूरे गुजरात की है। आज कोरोना पूरे गुजरात में फैला है, गांव-गांव फैला है। गांव की हालत तो बद से बदतर है, एक गांव में 50-50 लोगों की डेथ हुई है। वहां का जो रिपोर्ट है वो तो लोगों तक अभी बाहर आ ही नहीं रहा है। सरकार हर तरीके से नेगेटिव जो है उसको दबाने की कोशिश करती है, सही बात तो बाहर ना आए उसके लिए मैनेज करती है। लेकिन आज गाँव की हालत भी और पूरे गुजरात की हालत बहुत ख़राब है। तो हमने जो इसके अंदर डिमांड की थी, तो सरकार को पूरे गुजरात में 50% बेड खानगी हॉस्पिटल में रिजर्व करना चाहिए और आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना के अंदर कोविड का समावेश करके कोविड के दर्दियों को सारवार देनी चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अब तो हाईकोर्ट को भी गुमराह करती है। सरकार ने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग हम लोग ने वात्सल्य योजना और आयुष्मान भारत को हमने मर्ज कर दिया है और कोविड की सारवार उसमें दी जा रही है, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ, सरासर गलत है। मैंने इस हाईकोर्ट का इस मुद्दे पर भी फिर से ध्यान दिलाया है कि सरकार जो है उसको हाईकोर्ट को भी गुमराह कर रही है। अभी तक ये समावेश नहीं हुआ है और हमारी बात जो अहमदाबाद में 20% बेड फ्री देने की जो बात है, हमारी जो बात है वो 50% पूरे गुजरात की है, सिर्फ अहमदाबाद की बात हमारी नहीं है। गई कल ही सरकार ने हाईकोर्ट में मेरे वकील आनंद याग्निक ने जब दलील दी की, उस वक्त में भी इन्होंने फिर से एक मरतबा वहाँ पर झूठ बोलने का ये लोगों ने काम किया। ये लोगों ने कहा कि हम जो 20% बेड दे रहे हैं, पहले सिर्फ 42 हॉस्पिटल प्राइवेट थी, अब जो है 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट को हमने रिजर्व किया है, इसलिए वो 50% बेड का रेशियो उसमें आ जाता है। लेकिन ये बहुत आज एक आम आदमी भी समझ सकता है कि पहली लहर जब थी कोरोना की, उस वक्त में गुजरात के केस पूरे गुजरात में 2000 से ज़्यादा नहीं आते थे, 2500 तक गए थे। लेकिन आज अहमदाबाद में ही 6000 के करीब केस जा रहे हैं, पूरे गुजरात में 15000 से ज़्यादा केस जा रहे हैं। तो ये यानी गलत बातों को हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए ये काम करने का भी ये सरकार काम कर रही है। तो हमारे वकील ने कल भी दलील दी और आज हाईकोर्ट ने उनका जो
ऑर्डर लिखा है, उस ऑर्डर में भी हमारी डिमांड का उसमें उल्लेख है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर क्लियर ऑर्डर नहीं आया है। हाईकोर्ट ने कल भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि 50% बेड हैं वो गुजरात के रिजर्व करने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली मुद्दत पे इस पे ज़्यादा रोशनी जो मेरे एडवोकेट है वो डालेंगे। और अगर गुजरात हाई कोर्ट से भी कहीं भी मानो सरकार अपना जवाब बराबर फाइल नहीं करती है और अगर इंसाफ हमको नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी मैंने की है। 50% बेड पिछले वेव में लोगों को रिजर्व किए गए थे, जनवरी में उसको विड्रॉल किया गया है, इसलिए जो 50% बेड पहले जो रिजर्व किए गए थे उसी तर्ज पे इस मरतबा 50 बेड को रिजर्व करना चाहिए। वात्सल्य योजना और भारत आयुष्मान योजना है उसके अंदर कोविड की सारवार फ्री होनी चाहिए और वीएस हॉस्पिटल जो है उसको फिर से चालू करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और ख़ास कर देखें कि मरने वालों की जो तादाद है वो, और ख़ासकर पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं जगह पर छुपाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? अहमदाबाद में जिस तरीके से राजीव गुप्ता नाम के अधिकारी को इन्होंने यहाँ बिठाया है, उनका काम ही ये है कि हाईकोर्ट को आंकड़ों की मायाजाल बना के गुमराह कैसे करना, सरकार की निष्फलताओं को किस तरीके से छुपाना और आंकड़ों का खेल करते हुए, आंकड़ों का जादू बताते हुए सब कुछ कंट्रोल में है ऐसा प्रस्तावित करने की कोशिश जो बेशर्मी पूर्वक एक ये आईएएस अधिकारी कर रहे हैं और सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस वक्त में छुपाने की बात नहीं है, इस वक्त में लोगों को राहत मिले, लोगों का कम से कम डेथ हो, उसके लिए लोगों की सरकार की ये होनी चाहिए। आज 5-5, 7-7 हज़ार वेटिंग जो है वो 108 में चलता है। सिविल हॉस्पिटल में जब जाती है ये पूरी एम्बुलेंस, उनको वहाँ पे 7-7, 8-8 घंटों को वेटिंग करना पड़ता है। और एसवीपी हॉस्पिटल तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और वो सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए बनाई हो, इस तरीके से उसका पूरा तामझाम चल रहा है। वहाँ पर आज भी जो पूरे जो बेड 900 बेड जो पहले पिछली मरतबा जब विजय नेहरा अहमदाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने 900 बेड वहाँ पर जो थे वहाँ तक के दर्दियों को वहाँ पर उन्होंने दाखिल किया था, लेकिन आज भी वहाँ पे 450 से ज़्यादा लोगों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 500 से ज़्यादा दर्दी तो अभी एसवीपी में भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो राजीव गुप्ता नाम के जो अधिकारी को यहाँ बिठाया है, यहाँ पर जिस तरीके से म्यूनसिपल कमिश्नर भी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, तो लोगों को जो पूरे तरीके से बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक की बेशर्मी की हद हो गई है कि जो कठवाड़ा में 108 का कंट्रोल टावर है, उस कंट्रोल टावर में इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों ने वहाँ पर एसयूबी के डॉक्टरों को बिठा दिया है और एसयूबी के डॉक्टरों को बिठा करके वो जब किसी को वहाँ पर कॉल करता है, 108 की मदद मांगता है, उस वक्त में उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगा जाता है। वो एसयूबी के डॉक्टर देखते हैं कि इसमें किसकी कंडीशन क्या है, किसका ऑक्सीजन लेवल क्या है। अगर उसकी कंडीशन सही है, वो पेशेंट के अगर बचने की शक्यता है, तो उसको वो लोग एसवीपी में भेजते हैं, शारदा बेन में भेजते हैं, एलजी में भेजते हैं या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं। और जो पोजीशन जिस दर्दी की क्रिटिकल है उसको सबको सिविल में डालने का काम हो रहा है। सिविल के डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूँ। सिविल को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है। सिविल के डॉक्टर सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद उनकी जो तादाद है वो 10% से कम है और 100% से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि आप लोगों ने 100 आदमी का खाना बनाया हो और 1000 लोग खाना खाने के लिए आएंगे तो अफरा तफरी होगी या नहीं होगी। वही पोजीशन सिविल में बनी है। सिविल हॉस्पिटल पे पूरा बर्डन डाल करके लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। ये जो डीआरडीओ धन्वंतरी हॉस्पिटल शुरू की है, उसमें इनके पास पूरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सिविल में वैसे भी आज डॉक्टरों की खपत वो कम है, लेकिन उसके बावजूद सिविल में से ज़बरदस्ती डॉक्टरों को उठा करके धन्वंतरी में डाला जा रहा है। मेरी बात तो इतनी है कि डॉक्टरों का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। एपिडेमिक एक्ट लागू करके खानगी हॉस्पिटलों को और खानगी डॉक्टरों को, वो डॉक्टर जो गरीबों के पैसे से डॉक्टर बने हैं, जो टैक्स का पैसा भरा जाता है उसमें से डॉक्टर बने, गरीबों के शरीर पे प्रशिक्षण करके वो डॉक्टर बने हैं, वो आज क्यों है? जब पूरा देश कटोकटी में है, पूरा गुजरात कटोकटी में है, तो वो खानगी डॉक्टर जो गरीबों के टैक्स से पढ़े, जो गरीबों के शरीर पे प्रशिक्षण करके पढ़े, तो वो लोग आज क्यों उनको सेवा नहीं दें? उनको सेवा देनी चाहिए। लेकिन सरकार कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल है कि सरकार जो है वो प्राइवेट डॉक्टरों के सामने सरेंडर हुई है और जिस तरीके से उन्होंने सेल्फ फाइनेंस करके और सरकारी मार्केट को जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, चाहे वो स्कूल हो, एजुकेशन हो या फिर मेडिकल लाइन हो, ये तमाम चीज़ों को सरकार ने 25 साल में बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और उसका खामियाजा आज गुजरात की आवाम जनता भुगत रही है। तो हमारी बात तो इतनी है कि हर जगह पे
लोगों को वक्त पे सारवार मिलनी चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसका कोटा बिल्कुल लोगों को जितनी ज़रूरियात के मुताबिक पहुंचना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी गुजरात जैसे राज्य में, जो बॉर्डर राज्य कहा जाता है, गुजरात के अंदर जब इससे ये हो रहा है तो उसके ऑक्सीजन की खपत को भी यानी पूरा किया जाए, लोगों को तुरंत ही सारवार मिले, चाहे वो 108 में जाए या प्राइवेट गाड़ी में जाए। लेकिन सरकार अपनी जो है एक आंकड़ों के मायाजाल रचने में, प्रजा को, लोगों को गुमराह करने की बात करने में एक संवेदनशील सरकार है, ऐसी बात गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने गुजरात में कभी। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। गयासुद्दीन भाई साथ बातों का सिलसिला चालू रहेगा, मिलते हैं कुछ देर बाद।